Now, next is demographic transition theory. So this theory is really important from the examination point of view, and ये theory आपकी 3 marks में भी पूछ ली जाती है and 5 marks में भी पूछ ली जाती है. So चलो इस theory को शुरू करते हैं. तो demographic का मतलब होता है population, okay, and transition means होता है change. So ये जो आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये हमें ये बताएगी कि कैसे किसी भी रीजन की पॉपुलेशन, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, यूएसए हो, यूके हो, जापान हो, उसकी पॉपुलेशन कैसे चेंज होगी फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, एंड हाउ सोसाइटी विल प्रोग्रेस फ्रॉम एन इलिटरेट टू अ लिटरेट वन. ओके, यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है. The theory tells us that population of any region changes from high births and high death to low birth and low death as society progresses from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society. And ये जो आपकी demographic transition theory है, अगर आपको ये theory आती है तो आप किसी भी population का पास्ट बता सकते हो, उसका प्रेजेंट तो जो है वो है ही, एंड आप उसका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी पॉपुलेशन हो. अगेन चाहे वो यूएसए की पॉपुलेशन है, इफ़ यू नो दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो आप बता सकते हो कि यूएसए की पास्ट की जो पॉपुलेशन होगी वो कैसी होगी. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया. ओके, सो ये जो आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, हम लोग इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज. और जो आपकी सेकंड स्टेज होगी उसको भी वैसे फर्दर 3 स्टेजेस में क्लासीफाई करा जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट स्टेज से. तो फर्स्ट स्टेज को समझने के लिए यू हैव टू इमेजिन 1950s एंड 1950s का इंडिया, या फिर आपके दादा परदादा वाला ज़माना. तो मतलब आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि जो आप लोगों के दादा परदादा होंगे भाई, वो कई भाई बहन होंगे, है ना. जो आपके पापा होंगे, उनके मतलब काफ़ी ताऊ चाचा होंगे, या फिर उनकी बहुत सारी बुआएं होंगी. तो ये क्या दिखाता है कि उस ज़माने में, मतलब 1950s एंड 60s में, जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था. फर्टिलिटी रेट मतलब ऑन एन एवरेज, फर्टिलिटी रेट मतलब होता है ऑन एन एवरेज के एक जो औरत है वो कितने बच्चे पैदा करती है. तो अगर इतने सारे भाई बहन थे, इसका मतलब जो फर्टिलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था. नाउ अब ये फर्टिलिटी रेट हाई क्यों था? इसके एक्चुअली बहुत सारे रीजंस थे. पहला रीज़न था आपका कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था. मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था. अगेन इमेजिन करो ये 1950s एंड 60s का इंडिया है. यहाँ पे अगर मान लो फर्टिलिटी रेट है आपका 6, मतलब ऑन एन एवरेज एक जो औरत बच्चे पैदा कर रही है वो 6 हैं. बट उस ज़माने में जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. मतलब बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थे. अगर मान लो किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत हाई चांसेस होते थे कि वो इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो इंसान मर जाएगा. तो फिर लोगों को ये मतलब पहले कुछ खास पता नहीं होता था कि मान लो हमारे ये 6 बच्चे हैं तो इनमें से कितने ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ को पूरा कर पाएंगे. तो इसीलिए जो लोग हैं वो शुरू में ही फर्टिलिटी रेट हाई रखते थे एंड बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे. दूसरी चीज़, उस टाइम पे मतलब अगर मान लो आपका मॉनसून फेल हो जाए, किसी साल बारिश अच्छी ना हो, तो क्या होता था कि आपकी फसल बर्बाद हो जाती थी. एंड अगर फसल बर्बाद हो गई तो खाने को कुछ नहीं बचता था. इसलिए मतलब भूखमरी फैल जाती थी एंड बहुत सारे लोग उसमें मर जाते थे. तो फर्स्ट स्टेज में एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है. क्यों? क्योंकि पहली चीज़ मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है. तो लोग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक एंड वेरिएबल फूड सप्लाई.
और एक और रीज़न है फर्टिलिटी रेट हाई होने का, वो ये है कि इस स्टेज में लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अगेन इमेजिन करो 1950s एंड 60s का इंडिया, या फिर जो आपके दादा परदादा होंगे वो ज़्यादातर मतलब गांव से ही मतलब माइग्रेट करके शहर में आए होंगे। इसका मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। एंड एग्रीकल्चर भी कैसा, आज के जैसा नहीं कि मतलब सारा काम भाई मशीनों से हो रहा है, हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं एंड बीज मतलब जो फसल आपकी कट रही है उसके लिए भी हार्वेस्टर्स मशीन है, नहीं। लोगों को सारा काम खेतों से मतलब हाथों से करना पड़ता था। जो एग्रीकल्चर था आपका वो लेबर इंटेंसिव था। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए एग्रीकल्चर में, तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए, तभी जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड की प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए लोग क्या करते थे, इसीलिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव था। दूसरी चीज़, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो एंड इलिटरेसी इज़ वाइड स्प्रेड। अगेन इमेजिन करो वही 1950s एंड 60s का इंडिया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा लो था। आई थिंक इट वाज ओनली 32 और मतलब 40 समथिंग, इतना ही था कुछ। मतलब अगर कोई इंसान पैदा हो रहा है तो मतलब वो कितना जिएगा इसकी पॉसिबिलिटी वो सिर्फ इतनी ही रहती थी कि हाँ वो इंसान 32 या 40 साल ही अपनी लाइफ के पूरे कर पाएगा। बजाय आज के, आज जो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो है आपका 68। तो वो उस टाइम पे बहुत कम था। दूसरी चीज़, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। अगेन उस ज़माने में लोग पढ़े लिखे बहुत कम होते थे, ज़्यादातर लोग अनपढ़ ही रहते थे गांव में। मतलब एक आधा ही ऐसा जना होता था जिसे पढ़ना आता था, नहीं तो सभी लोग इलिटरेट होते थे। आज से 200 साल पहले वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी वो इसी स्टेज में थी। चाहे वो मतलब आपकी कितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो आपका यूएसए हो, यूके हो, जापान हो, सभी में यही हाल था। सभी में लोग इलिटरेट थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो था एंड फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। अब क्या होगा, अब आएगी आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज। मतलब अब लोग इस फर्स्ट स्टेज से निकल जाएंगे किसी भी रीजन की पॉपुलेशन, एंड अब वो पॉपुलेशन एंटर होगी आपकी सेकंड स्टेज में। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसके लिए आप लोग अगेन इमेजिन करो। इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा 1980s एंड 90s का इंडिया। तो ये आपके मतलब वही मम्मी पापा वाला ज़माना है, 1990s एंड 1980s। तो आप में से कुछ लोगों के जो मतलब ताऊ या चाचा होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब 2-3 ताऊ या चाचा और मतलब 1-2 आपकी बुआ, कुल मिला के जो मतलब आपके टोटल मतलब आपकी जो दादी होंगी उनके बच्चे होंगे वो एटलीस्ट 5 होंगे। ऐसे ही आपकी मामा और मौसी बहुत ज़्यादा होंगे। अगेन फर्टिलिटी रेट इतना ही होगा, 6 या 5। तो इस स्टेज में क्या हुआ 1980s में कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उन पे काम कर चुकी थी एंड हॉस्पिटल्स अच्छे खासे आ गए थे। तो क्या हुआ था कि जो आपका मॉर्टेलिटी रेट था, मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया था अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से। लेकिन फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई ही था। फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई था, क्यों? क्योंकि जो लोगों की सोच है वो अभी भी वही है, अभी भी लोग ज़्यादा ही बच्चे पैदा करते हैं। एंड दूसरी चीज़, अभी भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा लेबर, एंड ज़्यादा लेबर मतलब ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इसीलिए इस स्टेज में फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और अब अगर फर्टिलिटी रेट हाई है एंड मोर्टेलिटी रेट कम है, तो जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अब फर्स्ट स्टेज में क्या था कि मान लो आपके फर्टिलिटी रेट जो था वो 6 था, ओके, पैदा 6 बच्चे हो रहे हैं, लेकिन मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। मान लो इनमें से कुल 3 ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं एंड 3 मर जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी,
क्यों, एक कॉन्सेप्ट समझो इस चीज़ के लिए कि मान लो ये कपल है, ओके, ये एक मेल है एंड ये एक फीमेल है, और इन दोनों के इस केस सिनेरियो में ले लेते हैं कि इन दोनों के सिर्फ 2 बच्चे हैं। तो क्या होगा, जब ये दोनों इस दुनिया से जाएंगे तो ये सिर्फ 2 ही बच्चों को छोड़ के जाएंगे। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी। ये जो 2 बच्चे होंगे वो अपने मम्मी पापा को रिप्लेस कर देंगे इस दुनिया में। ओके, वो दोनों चले जाएंगे, ये दोनों रह जाएंगे। नाउ अब एक और केस सिनेरियो कि इन मेल मतलब इस एक कपल के हैं आपके 6 बच्चे से, तो रिप्लेस तो सिर्फ इनमें से 2 ही बच्चे कर पाएंगे, 4 बच्चे फालतू हैं। तो ये जो 4 बच्चे होंगे आपके, ये एक्चुअली में पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आप सोचो ये 4 हैं, फिर इनकी भी शादी होगी एंड देन इनके भी बच्चे होंगे, तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, अगर आपका फर्टिलिटी रेट हाई रहे एंड आपका मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाए। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, 6 बच्चे हो रहे थे लेकिन उनमें से कुल 3 ही बच्चे रह पा रहे थे। तो पॉपुलेशन जो थी आपकी वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही थी, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आपकी स्टेबल ही थी या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई। तो क्या हुआ, अब मान लो फर्टिलिटी रेट तो आपका उतना ही है 6, लेकिन अब इन 6 लोगों में से एटलीस्ट आपके 5 लोग जी पा रहे हैं एंड मॉर्टेलिटी रेट है सिर्फ आपका 1। तो अब ये जो 5 लोग हैं ये इस दुनिया में नए आए हैं एंड अब ये और भी ज़्यादा अपने ऑफ स्प्रिंग्स करेंगे एंड देन जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी, जो इंडिया में 1980s एंड 1990s में देखा गया। आज जो ये मतलब इंडिया की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, तो भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो इसी वजह से है कि 1990s में इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज में एंटर कर गया एंड फर्टिलिटी रेट हमारा हाई ही रहा एंड मोर्टेलिटी रेट हमारा कम हो गया था। यही आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है, बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। इसके बाद अब क्या होगा, इंडिया अभी भी माना जाता है कि इंडिया भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज में ही है। सेकंड स्टेज की भी थर्ड स्टेज में हम लोग आ चुके हैं, मतलब अब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज में एंटर करने वाले हैं। तो थर्ड स्टेज को समझने के लिए आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, ये आपकी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक हुई आपकी यूएसए, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इन सबको एक बार आप इमेजिन करो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कपल्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 ही बच्चे होते हैं। वैसे मतलब लोगों के एक बच्चा भी होता है एंड कुछ कपल्स तो मतलब ये सोचते हैं कि बहुत सारे कपल्स तो ऐसे होते हैं जिनके मतलब बच्चे ही नहीं होते, वो मतलब थोड़ा ये चाहते हैं कि भाई उन्हें फ्रीडम मिली रहे, तो वो ऑफ स्प्रिंग्स ही नहीं करते हैं अपने। बट ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था अगर 2 फर्टिलिटी रेट है तो इस केस में ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना पॉपुलेशन घटेगी, पॉपुलेशन स्टेबल ही रहेगी। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, फर्टिलिटी रेट भी कम है आपका एंड देन मॉर्टेलिटी रेट भी कम है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि यूएसए वगैरह का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल का है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, अच्छी खासी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो मतलब अगर किसी इंसान को कुछ बीमारी हो जाती है तो इलाज बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो इंसान मरेगा नहीं, ज़िंदा ही रहेगा, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। द पॉपुलेशन इज़ ईदर स्टेबल और ग्रोस स्लोली, यही मैंने आपको बताया कि 2 ही बच्चे करते हैं वो मैक्सिमम, तो पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ये स्टेबल ही रहती है। अगेन एक बार यूएसए एंड कनाडा की पॉपुलेशन को इमेजिन करके देखो, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। अर्बनाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आपके अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा है वहाँ पे मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है लगभग 80% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में ही रहती है, ज़्यादातर लोग शहरों में ही रहते हैं। और इंडिया की कुल 30% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, तो देखो कितना गैप है। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन अर्बनाइज हो जाती है। एंड वन मोर थिंग,
जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अब आप कनाडा को ही देख लो, तो कनाडा का जो लिटरेसी रेट है आई थिंक वो 90 अबव है, या फिर 99 भी है शायद। तो जो मतलब इनका प्राइमरी लिटरेसी रेट है, मतलब जो फिफ्थ तक बच्चे पढ़ते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई है इनका लिटरेसी रेट। तो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, एंड हैज़ टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। अब अगेन इन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इवन इन कंट्रीज़ में जो आपका एग्रीकल्चर है ना, वो भी फुल्ली मैकेनाइज्ड है। मतलब सारा काम भाई एग्रीकल्चर में आपका मशीनों से ही हो रहा है, चाहे वो खेत में आपके बीज बोने हैं या फिर वो आपकी मतलब हार्वेस्टिंग होनी है, फसल को काटना है, सारा का सारा काम इन कंट्रीज़ में मशीनें ही करती हैं। एंड देन आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में भी जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो काफ़ी आगे होती हैं। एंड यहाँ पे लोग डेलिबरेटली अपना फैमिली साइज जो है वो कंट्रोल करते हैं, मतलब जानबूझ के बच्चे कम पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ और हो जाती है इस टाइम तक, थर्ड स्टेज तक आते आते, कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब आपका मान लो एक ही बच्चा है तो उस बच्चे को अच्छे से ठीक से एजुकेशन देना, उसकी मतलब सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना, एंड देन उसके करियर का भी ध्यान रखना, घर का खर्चा, एंड मतलब अच्छी जगह घर बनाना, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। इसलिए लोग ये सोचते हैं कि उनका एक ही बच्चा हो, वो उसको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, एंड मतलब उसके ही करियर पे ध्यान दें। ज़्यादा बच्चे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो अभी क्या है, मतलब प्रेजेंटली जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हैं। एक बार हम लोग इसका ग्राफ भी देख लेते हैं जो मतलब आपकी बुक में गिवन है। सो ये ये आपका ग्राफ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ समझना चाहते हो तो समझ लो। तो ये जो आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपको बर्थ रेट एंड डेथ रेट दे रखा है, मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं एंड कितने लोग मर रहे हैं। एंड ये जो आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे टाइम भी जो है वो आपका आगे चल मतलब आगे बढ़ता रहेगा। एंड यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे जो आपका डेथ एंड बर्थ रेट है वो बढ़ता जाएगा। तो ये आती है आपकी पहले फर्स्ट स्टेज, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्टिलिटी रेट होता है वो भी हाई होता है, एंड जो आपका मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट होता है वो भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है इस स्टेज में। एंड फर्टिलिटी रेट इसलिए हाई है क्योंकि लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, एंड कुछ पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कौन इंसान कितना ज़िंदा रहेगा। बट अब आती है हमारी सेकंड स्टेज। एंड फर्स्ट स्टेज में जो आपकी कंट्रीज़ हैं वो आपको ज़्यादातर मिलेंगी जो मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही लो है। तो इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हुआ आपका बांग्लादेश, या फिर जो आपके रेन फॉरेस्ट के ट्राइब्स हैं वो। फिर आती है ये आपकी सेकंड स्टेज, जिसमें भी माना जाता है कि इंडिया है। तो आप देख सकते हो कि डेथ रेट तो सेकंड स्टेज में बहुत जल्दी से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा खासा काम करती है मेडिकल फैसिलिटीज़ पे। बट जो आपका बर्थ रेट है वो बहुत धीरे धीरे कम होता है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच वही रहती है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें आपको मिलेंगी डेवलपिंग कंट्रीज सेकंड स्टेज में ज़्यादातर, लाइक हुई आपकी पेरू। पेरू ये कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है। एंड देन हुई आपकी श्रीलंका एंड केन्या, ये आपकी सेकंड स्टेज में है। फिर आती है आपकी थर्ड स्टेज, जिसमें क्या भाई आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ है। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट है वो भी कम हो जाएगा, एंड देन जो आपका डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। और एंड इस स्टेज में क्या होगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, स्टेबल ही रहेगी। एंड इस स्टेज में जो आपकी कंट्रीज़ हैं वो हैं आपकी लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे हुई आपकी कनाडा, जापान एंड यूएसए। सो यही थी आप लोगों की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस थ्योरी से आता ही है।
सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।